प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन इतिहास क्या है भारत का। प्राचीन भारत से अपने को क्या नॉलेज मिलता है और वह नॉलेज अपने एग्जाम में तो क्या काम आता है और वर्तमान को समझने के लिए वह किस प्रकार से उपयोगी है, अध्ययन कर रहे हैं। पहले पढ़ा अपन ने मगध का साम्राज्य। क्या पढ़ा? मगध का साम्राज्य पढ़ा और मगध के साम्राज्य में हमने चर्चा की हर्यक वंश की, शिशुनाग वंश की और नंद वंश की। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, और धनानंद को मार कर या धनानंद को पराजित कर मगध साम्राज्य पर अधिकार करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रारंभ होता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। ठीक है, मौर्य साम्राज्य प्रारंभ होता है। अब एग्जाम की दृष्टि से अपने सामने क्या समस्याएं हैं, क्या प्रश्न यहाँ से निकाल करके लाएं और आप लोगों की मेमोरी में फीड करें, प्रयास ये रहेगा मेरा इस क्लास में। देखिए, मौर्य साम्राज्य को अगर जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारे को जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि वो कौन से ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन करके हमारे को मालूम पड़ता है कि मौर्य साम्राज्य था। दूसरा व्यू ये रहेगा कि एग्जाम में वहां से अपने लायक क्या प्रश्न बन रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वह है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोतों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और आपके परमानेंट मेमोरी में फीड रहेंगे, ये आप ध्यान में रखना। अब मैं इनको एक बार आप लोगों को और समझा दूं कि ये जो टॉपिक अगर आप लोग रीड करें, ये टॉपिक अगर आप रीड करें तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत तो हैं। इस बात को तो आप रखोगे कहाँ पर? जब आप कॉलेज के एग्जाम दे रहे हैं या आरएस मेंस दे रहे हैं या आईएएस मेंस दे रहे हैं, कोई भी मेन एग्जाम है जहाँ रिटन वर्क होगा, वहाँ इन सब के बारे में आप लिखोगे। लेकिन इंडिविजुअली इनका एक महत्वपूर्ण पर्सन बढ़ता है, प्रत्येक का एक महत्वपूर्ण पर्सन बनता है, इसलिए इनको ध्यान से रीड करेंगे और ऑन स्पॉट प्रत्येक शब्द के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जानकारी के स्रोत क्या हैं। नंबर फर्स्ट है बौद्ध ग्रंथ, जैन साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ। इन ग्रंथों के सहायता से पहले अपन प्रयास करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या बातें लिख रखी हैं। ठीक है, तो पहले चर्चा करते हैं बौद्ध ग्रंथों के बारे में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? जातक कथाएं, दीर्घ निकाय, दीपवंश, महावंश, वंश प्रकाशिनी, दिव्यावदान। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ है। इनके बारे में ये अपने को मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्रोवाइड करते हैं। मतलब बौद्ध ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगस्थनीज की इंडिका से अपने को मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन दूसरा व्यू मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखना कि इनमें से ये प्रत्येक जो बोर्ड पे मैंने लिख रखे सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यानी कि बौद्ध मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बोर्ड पे हैं। नंबर फर्स्ट है जातक कथाएं। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं जो होती है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इसमें महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? जातक कथाओं में। तो आप ध्यान में रखेंगे जातक कथाएं क्यों चर्चित हैं, तो आप बताएंगे जातक कथाएं इसलिए चर्चित है कि इसमें महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं, इसमें कहानियां इसमें हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो आया हुआ है जातक कथाओं का, इसमें सीटेट में भी आया हुआ है, एसएससी में भी पूछा गया है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं किसमें? जातक कथाओं में। किसमें है? जातक कथाओं में। और साथ अपन पढ़ ही रहे हैं कि इससे अपने को मौर्य साम्राज्य, तत्कालीन मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जानकारी के बारे में पता चलता है। किससे? जातक कथाओं से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है। यह मौर्य साम्राज्य के राजत्व का सिद्धांत का वर्णन करता है। राजत्व का सिद्धांत किसमें है? तो आप बताएंगे मौर्य साम्राज्य। दीर्घ निकाय, राजत्व का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? दीर्घ निकाय से संबंधित है। और ये दीर्घ निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ का मतलब त्रिपिटक जो है उसमें सुत्त पिटक के 5 निकाय है, उनमें दीर्घ निकाय भी एक
पार्ट है किसका, सुत्त पिटक का। तो उसमें राजत्व का सिद्धांत आप लोग ध्यान में रखेंगे। दीर्घ निकाय किससे संबंधित है, राजत्व के सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत किस बोध ग्रंथ में दिया गया है, इंडिविजुअली पर्सन है। स्रोत तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से एक प्रत्येक पॉइंट जो है इसका इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। दीर्घ निकाय में क्या है, राजत्व का सिद्धांत है। क्या है, राजत्व का सिद्धांत किसमें लिखा गया है, किस बोध ग्रंथ में राजत्व का सिद्धांत बताया गया है, तो दैट इज कौन सा है, दीर्घ निकाय। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दीपवंश व महावंश। नेक्स्ट पर्सन मान लीजिए, पॉइंट मान लीजिए, दीपवंश व महावंश में क्या बात बता रखी है, इंपॉर्टेंट है। यह बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी बार बार कि इससे हमारे को मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सोचिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ और एक्स्ट्रा, कि दीपवंश व महावंश जो होते हैं इसमें ये भी बताया गया है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये श्रीलंका में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश व महावंश, दीपवंश व महावंश। और खास बात क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आता है दीपवंश से। क्या निकल करके आता है कि दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमोली कहा गया है, उज्जैन करमोली, ध्यान में रखना। बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमोली कहा गया है, ध्यान में रखना। उज्जैनी करमोली इंपॉर्टेंट पर्सन कुछ बन जाते हैं और आपका भविष्य बना जाते हैं अगर आप लोग इनको ध्यान देते हैं। अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो ये भी पक्की बात है कि आप भी ध्यान रखेंगे। दीपवंश में अशोक को क्या नाम दिया गया है, उज्जैनी करमोली। दूसरे हिसाब से प्रश्न बन सकता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में, प्रश्न क्या बनता है, किस बौद्ध ग्रंथ में अशोक को उज्जैनी करमोली भी कहा गया है या उज्जैनी करमोली के नाम से संबोधित किया गया है। तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा, दैट इज दीपवंश। कौन सा है, दीपवंश। कौन सा हो जाएगा, दीपवंश। और देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, महावंश। ये वंशथ कथा, वंशथ प्रकाशिनी, वंशथ प्रकाशिनी जो है नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से। तो वंशज पकावंशनी जो है वो महावंश, देखो इसमें महावंश पर लिखी गई टीका है, ये महावंश पर लिखी गई टीका है जो मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में अपने को बताती है। वंशज प्रकाशिनी, वंशज प्रकाशिनी मौर्य साम्राज्य, मौर्य इतिहास के बारे में अपने को जानकारी बताती है और ये महावंश की टीका है। देखो महावंश पर लिखी गई टीका कौन सी है, वंशज प्रकाशिनी। प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में कि महावंश पर लिखी गई टीका है कौन सी है, वंशज प्रकाशिनी। वंशज प्रकाशिनी, वंशज प्रकाशिनी किसके ऊपर लिखी गई टीका है, महावंश पर लिखी गई टीका है। कौन सी सदी में लिखी गई, दूसरी इसमें लिखेंगे 10वीं शताब्दी में, 10वीं सदी में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, महावंश पर लिखी गई टीका कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महावंश पर लिखी गई टीका है 10वीं शताब्दी में जो लिखी गई, तो वंशज प्रकाशिनी आंसर हो जाएगा। देखिए दिव्यावदान, दिव्यावदान जो है वह चीन व बौद्ध ग्रंथियों, बौद्ध विद्वानों के द्वारा, चीन तिब्बत जो बौद्ध विद्वान हैं चीन के, उनके द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है। और इससे भी अपने को सीधी सी बात है मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दिव्यावदान चीन व तिब्बत के विद्वानों के द्वारा, बौद्ध विद्वानों के द्वारा, चीन व तिब्बत, चीन व तिब्बत के विद्वानों द्वारा लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, कौन सा, दिव्यावदान। कौन सा है, दिव्यावदान। वंशज प्रकाशिनी क्या है, टीका है, किसके ऊपर लिखी गई है, महावंश पर लिखी गई है। दीपवंश में अशोक के लिए क्या शब्द, कौन अशोक को और क्या कहा गया है, तो आप बताएंगे उज्जैनी करमोली। वो अलग से प्रश्न वापस मैं बता रहा हूँ। राजत्व का सिद्धांत जो है वह कौन से बौद्ध ग्रंथ में दिया गया है, तो आप बताएंगे दीर्घ निकाय में। किसमें, दीर्घ निकाय में। तो ये सारे बौद्ध ग्रंथ जो है अपने को किसकी शिक्षा देते हैं, किसके बारे में बताते हैं, किसके बारे में जानकारी बताते हैं, आंसर हो जाना चाहिए मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हम इनसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट और भी हैं कुछ बौद्ध ग्रंथ है। अशोकावदान, आप इनको ऐसे याद रख रहे हैं कि अशोकावदान क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। नाम से स्पष्ट हो जाएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, आर्य मंजूश्री मूलकल्प,
आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो है वह भी बौद्ध ग्रंथ है, जिनसे अपने को मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। मिलिंद पन्हों से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। और तिब्बत का इतिहास एक ग्रंथ है। तिब्बत का इतिहास भी एक ग्रंथ है, जिसको किसने लिखा? लामा तारानाथ ने लिखा। किसने लिखा? एक लामा। तिब्बत में ना लामा धर्म की स्थापना तिब्बत में, लामा का नाम था तारानाथ। कौन सा था भाई? तारानाथ। तो लामा तारानाथ ने क्या लिखा? तिब्बत का इतिहास लिखा। क्या लिखा भाई? तिब्बत का इतिहास। अलग से प्रश्न भी बन रहे हैं पूरे में से, आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिब्बत का इतिहास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे तिब्बत के इतिहास के नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता है लामा तारानाथ। क्या है? लामा तारानाथ है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे इसमें जैन साहित्य। ऐसे जैन साहित्य जिनके बारे में हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है, ये देखो खूब बार एग्जाम्स में प्रश्न आए हैं, तुलनात्मक प्रश्न आ जाते हैं। स्तंभ 1, स्तंभ 2, एक तरफ ग्रंथ लिख देते हैं, एक तरफ उससे संबंधित धर्म लिख देते हैं। वैदिक धर्म लिख दिया, हिंदू धर्म लिख दिया, बौद्ध धर्म लिख दिया, जैन धर्म लिख दिया, प्रश्न बन गया। आपको तुलना करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न के कई कोण होते हैं। अपने आप को एक सर्किल में रख के कंपटीशन की तैयारी करें, एक वृत्त में रख करके कंपटीशन की तैयारी करें और सारी संभावनाएं तलाशें कि प्रश्न कहां से बन सकते हैं। तो देखिए जैन साहित्य है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के बारे में अपने को मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कल्पसूत्र के रचयिता का। कल्पसूत्र के रचयिता कौन से हैं? तो आप बताएंगे भाई भद्रबाहु। ठीक है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु कल्पसूत्र, भद्रबाहु कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। एक दो बार बोल देंगे एचआर सर के साथ तो आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के मेमोरी में फीड हो जाएगा। बोलेंगे कल्पसूत्र, आप बोलेंगे भद्रबाहु। कल्पसूत्र भद्रबाहु, कल्पसूत्र भद्रबाहु, कल्पसूत्र भद्रबाहु। क्या जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और क्या जानकारी प्राप्त होगी आगे बात समझना। देखिए और परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। कल्पसूत्र भी बहुत बार पूछा गया है। जैन, इनको एक एंगल इधर, एक आपकी माइंड के आलपिन इधर सेट कर दीजिए, जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। दूसरी आलपिन इसके भद्रबाहु में सेट कर दीजिए, इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। भद्रबाहु इसके रचयिता है। इस प्रकार से आप याद करेंगे। परिशिष्ट पर्वन जो है, परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? आचार्य हेमचंद्र सूरी। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी, आचार्य हेमचंद्र सूरी जो है उन्होंने क्या लिखा है? परिशिष्ट पर्वन लिखा है। क्या लिखा है? परिशिष्ट पर्वन लिखा है। किसने लिखा है? आचार्य हेमचंद्र सूरी ने लिखा है। आचार्य हेमचंद्र सूरी ने लिखा है। फिर विविध तीर्थ कल्प, बहुत बढ़िया प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम में आता है कि एक भी प्रश्न छूटा इसका मतलब है आपका कंपटीशन टूटा नहीं। कंपटीशन तो तभी टूटेगा जब आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, तो आप कंपटीशन में को फाइट करोगे। कंपटीशन को तभी तोड़ोगे जब आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे। तो परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र सूरी, बोल देंगे एक बार और, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र सूरी, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र सूरी। विविध तीर्थकल्प, विविध तीर्थकल्प, थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए विविध तीर्थकल्प नाम क्या लिखा है मैंने ग्रंथ का? विविध तीर्थकल्प लिखा है। बोलेंगे विविध तीर्थकल्प, विविध जानते हो तीर्थकल्प, विविध तीर्थकल्प के रचयिता कौन है? तो बताएंगे जिनभद्र सूरी। ये भी जिनभद्र सूरी है, इसके हेमचंद्र सूरी है, ये जिनभद्र सूरी है। जिनभद्र सूरी, ठीक है, सूरी को अलग बोल देंगे, जिनभद्र को एक साथ बोल देंगे। जिनभद्र सूरी विविध तीर्थकल्प के रचयिता हैं जिनभद्र सूरी। विविध तीर्थकल्प जिनभद्र सूरी, विविध तीर्थकल्प जिनभद्र सूरी। और जैन ग्रंथ है, किस प्रकार का है? जैन ग्रंथ है। जानकारी किसको मिलती है? मौर्य साम्राज्य की,
के बारे में हम कुछ जानकारी इनसे भी प्राप्त करते हैं। सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद हम मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखते हैं और आपके सामने रखते हैं। और ग्रंथ देखिए, ये जैन ग्रंथ है। देखो खास बात बताते हैं जैन ग्रंथों को, और भद्र बाहुचरित जैन ग्रंथ है, पुण्य श्रावक जैन ग्रंथ है, कथा कोश जैन ग्रंथ है, और राजबली कथा जैन ग्रंथ है। आप कुछ ना कुछ याद रखेंगे, भद्र पुण्य कथा राजबली कथा, भद्र पुण्य कथा राजबली कथा, राजबली कथा, ये कुछ ना कुछ याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ ना कुछ, एक भी पॉइंट नहीं होना है। पुण्य श्रावक आ गया, किस तुलनात्मक रूप से आ गया तो जैन धर्म से संबंधित है। कथा कोश किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये भी एक संभावना है प्रश्न बनने की कि आप लोगों से ये भी पूछ लेते कथा कोश संबंधित है। सामने दूसरे कॉलम में आपको तुलना करनी पड़े, कथा कोश जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से तो कथा कोश क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। राजबली कथा भी जैन धर्म से संबंधित है। तो ये जो जैन ग्रंथ है, भद्र बाहुचरित, पुण्य श्रावक, कथा कोश, राजबली कथा, ये क्या कहता है? ये अपने को बताते हैं किसके बारे में? ये बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन था। ये जैन ग्रंथ है तो जैन के बारे में बता रहे हैं। वास्तव में क्या है ये अलग अपन स्टडी करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। लेकिन ये ग्रंथ कौन से? भद्र बाहुचरित्र, पुण्य श्रावक, कथा कोश और राजबली कथा, ये अपने को कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन था और इन्होंने श्रवण बेलागोला नाम, जो कर्नाटक में है, श्रवण बेलागोला नामक स्थान पर संलेखना प्रथा द्वारा अपना देह त्याग किया था, अपना देह त्याग किया था। तो उसका मतलब ये ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताते हैं? एक जैन बताते हैं, लेकिन वास्तव में वह क्या था? एक शूद्र था। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, जिनके बारे में हमें मौर्य साम्राज्य से जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, पुराणों में क्या लिखा है? पुराण, मुद्रा राक्षस कथा, सरित सागर, वृद्ध कथा, मंजरी, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पुराण जो है उनमें मौर्य साम्राज्य की वंशावली अब बताई गई है। मौर्य साम्राज्य की वंशावली यानी कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, उसके बाद कौन शासक बना, उसके बाद कौन सा शासक बना, एटसेट्रा। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनमें, पुराणों में क्या है? मौर्य साम्राज्य की वंशावली है। मौर्य वंशावलियां, मौर्य साम्राज्य की जो वंशावलियां हैं किसमें है? पुराणों में। किसमें है भाई? पुराणों में। मुद्रा राक्षस, बहुत बार प्रश्न आता है मुद्रा राक्षस। पहले तो इसका आ ही जाता है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? खूब एग्जाम्स में, रेलवे देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, ठीक है, आरएएस देख लीजिए, आईएएस देख लीजिए, सीधा अकेला प्रश्न आ जाता है। राजस्थान पुलिस में भी आ जाता है, दिल्ली पुलिस में भी आ जाता है, अकेला लिख दिया मुद्रा राक्षस के रचयिता है। या मुद्रा राक्षस किसने लिखी? जिस लेवल की एग्जाम होगी उस लेवल से भाषा शैली होती है प्रश्नों की। तो मुद्रा राक्षस जो है उसके बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। बहुत बार प्रश्न आता है, तो आप भी लिख लीजिए विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस की रचयिता कौन है? विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस बोल देंगे साथ साथ, 3 बार बोलूंगा। मुद्रा राक्षस, आप बोलेंगे विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। याद हो गया होगा? बिल्कुल। क्या कहता है अपने को? ये कहता है कि जो नंदवंश था, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, और घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं, जो राजनीतिक गुरु हैं, कौटिल्य या चाणक्य को अपमानित कर दिया था। कौटिल्य या चाणक्य को अपमानित कर दिया था। तो इस ग्रंथ में वह क्या कह रहा है कि नंदवंश के संस्थापक घनानंद को हराने के लिए जो चक्रव्यूह, जो साजिश रची, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने, उसका उल्लेख मुद्रा राक्षस में अपने को मिलता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में क्या मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके खिलाफ? नंदवंश के खिलाफ जो साजिश रची, जो चक्रव्यूह रचा, वह उसके बारे में अपने को मालूम पड़ता है। नंद साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? मुद्रा राक्षस से। नंद वंश के विरुद्ध
षड्यंत्र की जानकारी प्राप्त होती है मुद्रा राक्षस से। आप ये याद कर लेंगे नंद वंश के खिलाफ साजिश किसने रची, तो आप बताएंगे मुद्रा राक्षस ने। ऐसा मत बता देना मुद्रा राक्षस में ये बात बताई गई है। तो रचयिता कौन है मुद्रा राक्षस के? विशाखा दत्त है। अब कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के यह भी मौर्य साम्राज्य, कथा सरित सागर व वृद्ध कथा मंजरी, कथा सरित सागर व वृद्ध कथा मंजरी जो है, इनसे भी अपने को मौर्य साम्राज्य का इतिहास मालूम पड़ता है। क्या खास बात है, एक पर्सन और निकल रहा है। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? बहुत बार सोमदेव। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव है। सोमवार को कथा सरित सागर चलेगा, सोमवार सोमदेव है। कथा सरित सागर के रचयिता है सोमदेव। कौन है भाई? सोमदेव है। किसके रचयिता है? कथा सरित सागर के रचयिता है। कौन है? सोमदेव है। फिर वृहद कथा मंजरी, वृहद कथा मंजरी जो है यह भी मौर्य साम्राज्य का इतिहास अपने को बताती है। रचयिता बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा रचयिता का वृहद कथा मंजरी का, दैट इज क्षेमेंद्र। और ज्यादा ही बड़ी वृहद कथा मंजरी हो गई, वृहद कथा बहुत बड़ी कथा हो गई, इसलिए क्षमा चाहेंगे, क्षेमेंद्र है ना। वृहद कथा मंजरी के रचयिता कौन है? क्षेमेंद्र है। और कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे विशाखा दत्त है। मौर्य साम्राज्य की वंशावली कहाँ के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो बताएंगे पुराणों से मिलेगी। तो अब कुछ तमिल साहित्य भी जो हैं वह बौद्ध जिसे मौर्य साम्राज्य से संबंधित अपने को जानकारी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, मामूलनार और परनार। कौन कौन से हैं? मामूलनार व परनार। कौन कौन से हैं? मामूलनार व परनार जो हैं तमिल साहित्य हैं। पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य है? तो ये नार लगी हुई है ना, मामूली नार और परनार, मामूली नार और परनार ये तमिल साहित्य हैं, जिनसे मामूली नार परनार से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दो स्रोत हैं, चर्चा करेंगे किसकी? मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र। देखिए, तो देखिए अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? और दो स्रोत रह गए, बहुत महत्वपूर्ण बुक हैं। एक तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में भी काफी सारे प्रश्न आते हैं अर्थशास्त्र में, और इंडिका, दो की अपन चर्चा करेंगे। इंडिका, इससे दोनों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित भी और इंडिका से संबंधित भी। पहले तो रचयिता देख लिए, अर्थशास्त्र के लेखक या लेखक कौन है? अर्थशास्त्र किसने लिखी है? लेखक क्या बताएंगे? चाणक्य। और चाणक्य को अपन क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी कहते हैं, विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त, ज्यादा जानकारी तो अपन अलग देखेंगे। फिलहाल चाणक्य या विष्णुगुप्त ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। और इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने, मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज जो था, आपको पता है मेगस्थनीज कहां से आया? यूनानी राजा जो सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस प्रथम जो था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर भी कहते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगस्थनीज। किसका राजदूत था? मैंने बताया था पिछली क्लास में, आप उसको ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट तब क्लियर होंगे, और एक बार क्लियर हो गए तो दिमाग में फीड हो जाएंगे। पिछली क्लास आप देखना, भारत पर विदेशी आक्रमण वाली। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगस्थनीज। और कहां से, किसके दरबार में आया? तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, कहां पर रुका था ये? पाटलिपुत्र में रुका था भाई। पाटलिपुत्र, पटना, मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र में यह रुका था। कौन? मेगस्थनीज। ठीक है, और पाटलिपुत्र में 304 से 299 ईसा पूर्व तक रहा था ये। 304 से 299, 304 से 299 ईसा पूर्व रुका था ये। और उसने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। तो यह मौर्य साम्राज्य के बारे में अपने को एक प्रमाणिक ज्ञान भी प्राप्त करवाती है, एक मौर्य साम्राज्य के बारे में अपने को जानकारी भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, कौन? मेगस्थनीज की इंडिका। अब हम चलेंगे अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य है। और अर्थशास्त्र में जो है 15 तो अध्याय हैं, ध्यान रखना 15 अध्याय।
अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं? इस बुक में अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो आपको पता है विष्णुगुप्त हैं। विष्णुगुप्त पर ज़्यादा फोकस करना। कौटिल्य व चाणक्य तो ऑप्शन में अगर आ जाता है तो आप बता देंगे कौटिल्य ने लिखा। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। लेकिन अर्थशास्त्र मुख्यतः किससे संबंधित है? ये राजनीति विज्ञान से संबंधित है। इकोनॉमिक्स जो है मौर्य साम्राज्य की राजनीति के बारे में अपने को बताता है। बहुत सारे इसके अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय के बारे में अलग अलग बातें हैं। तो 15 तो अध्याय हैं और 180 प्रकरण है। इसमें कितने प्रकरण हैं? प्लस 180 प्रकरण है। किसमें भाई? अर्थशास्त्र। किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। किसने लिखा? विष्णुगुप्त ने लिखा। किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। तो कई नाम हैं इसके। तो फिलहाल आप ये 3 नाम ध्यान में रखें, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। क्या लिखा? अर्थशास्त्र लिखा। कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इनके कुछ लेसन्स अपन देख लेते हैं। देखिए, इसका जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय हमारे को मौर्य साम्राज्य के राजस्व के क्या जो सिद्धांत है, राजस्व संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। राजस्व संबंधी नियम, राजस्व संबंधी नियमों का उल्लेख किसमें है? राजस्व संबंधी नियमों का उल्लेख किसमें है भाई? राजस्व प्रथम अध्याय में है। प्रथम अध्याय में किसके बारे में उल्लेख किया गया? अर्थशास्त्र में राजस्व संबंधी नियमों के बारे में अध्ययन किया गया है, बताया गया है। सॉरी, द्वितीय अध्याय जो सेकंड लेसन है, अर्थशास्त्र की जो बुक है उसका द्वितीय अध्याय जो है अपने को किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाता है? नागरिक प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त। इसके बारे में नागरिक प्रशासन, नागरिक प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाए और किस प्रकार क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार से नागरिक प्रशासन चलाया जाता था, इसके बारे में जानकारी अपने को प्राप्त होती है द्वितीय अध्याय से। प्रथम अध्याय राजस्व संबंधी नियम, द्वितीय अध्याय नागरिक प्रशासन। द्वितीय अध्याय किससे? नागरिक प्रशासन से। तीसरा, थर्ड एंड फोर्थ, तीसरा वह चौथा जो अध्याय है वह दीवानी व फौजदारी कानून से संबंधित है। दीवानी व फौजदारी कानून के बारे में यह उल्लेख करता है। दीवानी व फौजदारी कानून, दीवानी व फौजदारी कानून के बारे में जानकारी अपने को कहां से प्राप्त होती है? इसके अर्थशास्त्र के तीसरे व चौथे अध्याय में, तीसरे व चौथे अध्याय में दीवानी व फौजदारी कानून के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाता है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, इसका जो 6वां अध्याय है, 5वां, ठीक है, 5वां जो अध्याय है, 5वें अध्याय में हमको सभासद वर्णन किया गया है। इसमें सभासद वर्णन, 5वां अध्याय सभासद वर्णन से संबंधित है। इनकी भी चर्चा करेंगे अलग में, लेकिन आप इतना ध्यान रख लें कि 5वां अध्याय सभासद वर्णन से संबंधित है। 5वां अध्याय किससे संबंधित है? सभासद वर्णन से संबंधित है। फिर 6वां अध्याय, 6वां अध्याय जो है वो सप्तांग सिद्धांत से संबंधित है। 6वां अध्याय है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत कौन सा? 6वां सप्तांग सिद्धांत के बारे में इसमें बताया गया है। फिर 7 से लेकर के जो 15 तक अध्याय है, 6 अध्याय आपने देख लिए, आप फिर से अपन रिवाइज करवाते हैं। प्रथम अध्याय राजस्व संबंधी नियम प्रथम अध्याय में है, नागरिक प्रशासन द्वितीय अध्याय में है, तीसरे व चौथे अध्याय में दीवानी व फौजदारी कानून है, तीसरा व चौथा दीवानी व फौजदारी, 3, 4 दीवानी फौजदारी, 5वें अध्याय में सभासद वर्णन है और 6वें अध्याय में सप्तांग सिद्धांत है। 7वें अध्याय किसके बारे में है? 7वां अध्याय जो है वह राजा की विदेश नीति से संबंधित है, वह युद्ध से संबंधित है, वह संधि से संबंधित है। 7 से लेकर के 15 अध्यायों में इनका वर्णन किया गया है। कोई विदेश नीति से संबंधित है, कोई युद्ध से संबंधित है, ठीक है, कोई संधियों से संबंधित है और विजय से संबंधित है। तो इसका मतलब क्या है? अर्थशास्त्र की जो बुक है वह बहुत ही मौर्य साम्राज्य के बारे में अपने को लगभग संपूर्ण नॉलेज प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मौर्य साम्राज्य की दृष्टि से भी अपने लिए काम किए थे और कंपटीशन की दृष्टि से भी अपने लिए काम किए हैं। इंडिविजुअल प्रत्येक बात जो है अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करते रहिए। थैंक यू।